हेलो। कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं सांद्रता पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सांद्रता पर जो आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे मोलरता के, मोललता के, मोल प्रभाग के या प्रतिशत सांद्रता के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि हमने विलियन के पार्ट वन की हमने वीडियो लेक्चर थी वो इसी पर आधारित थी। इससे पहले हमने इनकी कंसेप्ट पढ़ी थी सांद्रता पर। विलियन तथा विलियन की सांद्रता के नाम से मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर अभी तक आपने उस वीडियो लेक्चर को ना देखा हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को देखें और उस वीडियो को देखने के बाद वहां से आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वे यहाँ पर वे सारी कंसेप्ट अप्लाई होने वाली है। तो ये वीडियो को समझना आपको बहुत ज्यादा आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप पढ़ पा रहे हो। यदि 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला गया है, यानी उसने कहा है कि 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला गया है, तो मिश्रण में दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रतिशत रह गया लिखना। चलिए मैं लिख देता हूँ फिर भी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हमें द्रव्यमान प्रतिशतता बतानी है दोनों की, 22 ग्राम बेंजीन और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड के मिश्रण में। तो यहाँ पर दो घटक हो गए इसमें, तो दोनों घटकों के पहले हम यहाँ पर द्रव्यमान लिख लेते हैं। इसमें पहला घटक हो गया बेंजीन। बेंजीन का यहाँ पर जो द्रव्यमान हो गया इसे W1 मान लेंगे यहाँ पर, और ये दे दिया है 22 ग्राम। और इसमें जो दूसरा घटक हो गया है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका फॉर्मूला लिख देंगे CCl4। और इसका द्रव्यमान जो दे दिया है यहाँ पर वो दिया है 122 ग्राम। जैसे ही इन दोनों घटकों को मिलाएंगे, मिश्रण को मिलाएंगे, तो पूरा विलयन बन जाएगा। और जो पूरा विलयन का द्रव्यमान होगा, विलयन का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान बराबर होगा 22 ग्राम और 122 ग्राम। इन दोनों द्रव्यमान को हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम बराबर हो जाएगा 144 ग्राम के। यानी विलयन का कुल द्रव्यमान 144 ग्राम है। अब इस 144 ग्राम द्रव्यमान में बेंजीन का प्रतिशत द्रव्यमान ज्ञात करना और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पहले हम बेंजीन की प्रतिशतता ज्ञात करते हैं यहाँ पर। बेंजीन की प्रतिशतता, बेंजीन की प्रतिशतता। बेंजीन की प्रतिशतता जब ज्ञात करेंगे तो बेंजीन का द्रव्यमान लेंगे, बेंजीन का द्रव्यमान W1 और बटे विलयन का कुल द्रव्यमान लेंगे। विलयन का कुल द्रव्यमान में क्या है, दो घटक है तो दोनों घटकों के द्रव्यमान ले लेंगे यहाँ पर, और गुना कितना हो जाएगा 100। ये प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, प्रतिशतता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। W1 बेंजीन का द्रव्यमान है जो कि 22 ग्राम दिया हुआ है, और अपॉन में W1 प्लस W2 ये विलयन का कुल द्रव्यमान है, जोड़ करके टोटल कितना आया हमारा 144 ग्राम हो गया, और गुना हो गया 100। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। दो से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, दो से इसे काट दे, दो एकम दो, दो एकम दो, 11 बार से कट जाएगा। दो सते दो से काटेंगे, दो सते 14, दो दूनी 4, 72 बार ये कट जाएगा। अब इसी तरह से 4 से 100 कट रहा है 25 बार। 4 दूनी 8, दो रह जाएंगे आगे, 4 पंजे 20, 25 बार कट गया। 4 से 72 भी कट जाएगा हमारा 18 बार, 18 चौका 72। अब 11 की पहले इधर 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 की 25 में गुना करके हमारा आएगा 25 कम 25 का 5 का, हासिल हो जाएंगे 2, फिर से 25 कम 25 और 2 हो जाएगा 27। ये बन जाएगा 275, और अपॉन में रह जाएगा इसके ये 18। तो अपॉन में लिख देंगे यहाँ 18। अब 18 से 275 को भाग करना है। पहले 18 ही कम 18 एक बार भाग हो गया, 27 में से अभी 18 माइनस कर देंगे तो हमारे रह जाएंगे यहाँ पर 9, 9 के आगे लिख देंगे 5, तो ये बन जाएगा 95। 95 को भाग करेंगे 18 पंजे 90। जब 95 में से 90 माइनस करेंगे तो रह जाएगा हमारा 5, 5 के आगे लिख देंगे 0 पॉइंट लगाने के बाद। ये बन गया 50, फिर 18 दूनी 36, फिर 36 माइनस करेंगे 50 में से तो ये रह जाएगा हमारा 14, यानी 14 रह गया। उसके आगे हम 0 लगा देंगे तो 140 हो जाएगा। 18 अट्ठे 144 ज्यादा हो जाएगा, 18 सत्ते 126, फिर से 14 बचेंगे। 140 में 126 माइनस करके तो फिर से 18 सत्ते 126, मतलब इसी तरह से चलता रहेगा। 15.27% इसकी सांद्रता आ जाएगी। ये तो आ गई हमारी बेंजीन की प्रतिशतता।
अब इस मिश्रण में जो दूसरा घटक है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रतिशतता भी हमें ज्ञात करनी है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रतिशतता निकालने का आसान तरीका है, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि प्रतिशतता की प्रतिशतता। देखिए दोनों घटकों की जो कुल प्रतिशतता होगी वो 100% होगी। 100 में से जो पहला घटक बेंजीन हो गया, इसकी प्रतिशतता हमने निकाल दी है 15.27%। इसे माइनस कर देंगे 100 में से, तो दूसरा घटक कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रतिशत सांद्रता आ जाएगी। करते हैं माइनस 100 में से 15.27, इसे ऐसे लिख देंगे पहले हम 100.20 लिखेंगे पॉइंट के बाद, क्योंकि पॉइंट के बाद दो अंक है ना यहाँ पर। इसी तरह से माइनस करेंगे इसमें से 15.27, घटाएंगे 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया तो रह जाएगा 7, और यहाँ रह गया हमारा 9 में से 5 गया तो रह गया 4, और 9 में से 1 गया तो 8, तो 84.73, 84.73%। ये आ जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत। अर्थात हम कहेंगे कि 100 ग्राम विलियन में 84.73 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है और लगभग 15.27 ग्राम जो हो गया इसमें बेंजीन उपस्थित है। इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये हमारा स्क्रीन पर लिखा हुआ है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन ये मोल अंश से संबंधित क्वेश्चन है, मोल प्रभाग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो हो गया ना, इस तरह के जो क्वेश्चन हो गए बोर्ड ने, यूपी बोर्ड ने कई बार पूछ लिए हैं। तो चलिए अब इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। पहले से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसने कहा कि एक विलियन में बेंजीन का 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है। मतलब कोई विलियन है, उसमें बेंजीन का 30%, और ये जो 30% है ना, ये W/W है, यानी द्रव्यमान के अनुसार है। और ये किस में घुला हुआ है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए, यानी बेंजीन का मोल प्रभाज ज्ञात करना। मोल अंश को हम मोल प्रभाज भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है अणुभिन्नांक। अणुभिन्नांक भी हम कहते हैं मोल अंश को। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें 30% कहा है कि उसने कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है बेंजीन का। तो इसका अर्थ ये हो गया कि टोटल 100 ग्राम विलियन में 30 ग्राम बेंजीन उपस्थित है, यानी जो बेंजीन का द्रव्यमान होगा। बेंजीन ले लेंगे यहाँ पर हम घटक 1, इसका फॉर्मूला भी लिख देंगे बेंजीन का। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और इसका जो द्रव्यमान होगा, इसके द्रव्यमान को W1 मान लेंगे, इसे घटक 1 मान के चलेंगे, और इसका द्रव्यमान हो जाएगा हमारा 30 ग्राम। अच्छा, अब C6H6 इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। मोलर द्रव्यमान यहाँ पर लिखेंगे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान हो जाएगा इसका W2, सॉरी W2 कह रहा हूं मैं। मोलर द्रव्यमान को M से प्रदर्शित करते हैं। ये घटक एक है तो इसके मोलर द्रव्यमान को M1 से प्रदर्शित कर देंगे। बराबर होगा 6 गुना कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, ये 12 होता है, प्लस में 6 गुना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ये 1 होता है। 12 6 72, और 6 कम 6, 72 और 6 78, दोनों को जोड़ के आ गया हमारा 78 ग्राम प्रति मोल। ये हमारा मोलर द्रव्यमान आ गया बेंजीन का। अब बेंजीन के मोल निकाल देंगे हम इसमें, मोलों की संख्या, क्योंकि जब भी हमें मोल अंश ज्ञात करना होता है ना, तो हमें मोलों की संख्या निकालनी होती है। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, इसके मोलों की संख्या को N1 से प्रदर्शित कर देंगे। मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मतलब बेंजीन का द्रव्यमान W1 बटे बेंजीन का मोलर द्रव्यमान M1 हो जाएगा। तो ये हो गया N1 बराबर, बेंजीन का द्रव्यमान W1 है 30 ग्राम, इस 30 ग्राम को भाग कर देंगे इसके मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम प्रति मोल से। अच्छा, अब इसे 78 से हमें भाग करना है 30 ग्राम को, तो इसके लिए क्या करेंगे, 0 करते हैं पहले हम इसको। 0 करके 300 बना दिया हमने सर। अब 78 से 300 को भाग करेंगे। 78 से 300 जो हमारा भाग होगा, ये थोड़ा सा डिवाइड में इधर करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ लिख दिया 300 और यहाँ लिख दिया हमने 78। अगर 78 से हम 300 को 4 बार डिवाइड करके देखेंगे तो 4 अटे 32, 4 सते 28,
28 और 3 31, ये 312 आ जाएगा, ये हो जाएगा ज्यादा। तो जबकि तो इसलिए हम इसे 3 बार डिवाइड कर देंगे, तो 3 बार डिवाइड करने पर देखिए क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे 3, 3 × 24 का 4 का हो गया, और 3 × 7 = 21, 21 और 2 = 23, 3 बार डिवाइड करके आया 234, माइनस करेंगे 10 में से 4 गया 6, और आगे रह जाएगा हमारा इसमें 9, 9 में से 3 गया फिर से 6, तो 66 रह जाएगा हमारा। फिर से हम क्या करेंगे, इसके आगे जीरो लगा देंगे, 78 से 660 को भाग करेंगे। देखिए 78 पहाड़ा पढ़ते हैं हम इसका, 8 × 48, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, भाग करते हैं भाई हम इसको 78 से। 78 गुना 6, 6 बार डिवाइड करके देखते हैं इसको, 6 क्या 8, 8 × 9 = 72, 8 × 8 = 64, 8 बार करते हैं डिवाइड, 8 बार डिवाइड करके पता लग जाएगा कितना आएगा। 8 × 8 = 64 का 4 का हो गया, 8 × 7 = 56, 56 और 6 हो जाएंगे हमारे 62, 624, तो 8 बार डिवाइड हो जाएगा हमारा इसमें, 8 बार डिवाइड हो क्या आ गया हमारा 624, तो यहाँ आ गया हमारा 8, माइनस कर देंगे फिर से 660 में से 624 को, 10 में से 4 गया हमारा 6 रह जाएगा, यहाँ रह गया हमारा 5, और 5 में से 2 गया तो हमारा रह जाएगा 3, 360 बना देंगे, 78 से फिर से भाग करेंगे, और 8 × 32, लगभग 4 बार हमारा फिर से डिवाइड हो जाएगा। पॉइंट के बाद 3 अंकों तक बहुत है, तो 0.384 ये हमारे मोलों की संख्या आ जाएगी, बेंजीन के मोलों की संख्या। ये कैलकुलेशन हमने कंप्लीट कर ली। अच्छा, अब इसके बाद हम निकालते हैं इसमें दूसरा घटक, दूसरे घटक के भी मोलों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। दूसरा जो हमारा इसमें घटक है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका जो फॉर्मूला होता है CCl4 होता है, और जो इसका द्रव्यमान हो जाएगा, अभी बताया मैंने, जब 30 ग्राम 100 ग्राम विलियन में बेंजीन का है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो द्रव्यमान बचेगा वो 70 ग्राम होगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान हमारा 70 ग्राम आ गया। तो अब यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान हम लिख देते हैं 70 ग्राम, मोलर द्रव्यमान M2 निकाल लेंगे, बराबर होगा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, फिर प्लस में 4 गुना Cl का परमाणु द्रव्यमान, Cl का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5, तो यहाँ लिख देंगे हम 12, फिर प्लस में 4 की 35.5 में गुना करेंगे, 4 पंजे 20 की 0, 35 चौका 40, और 2 142, 4 गुना 35.5, ये आ जाएगा हमारा 142, और 12 दोनों को जोड़ करके बन गया हमारा 154। अब इसके भी मोलों की संख्या निकाल देंगे, इसके मोलों की संख्या को N2 से प्रदर्शित कर देंगे। फॉर्मूला होगा द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान है 70 ग्राम, और बटे में मोलर द्रव्यमान है हमारा 154 ग्राम। पहले हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, जहां तक भी होगा 2 से काटते हैं हम इसको, 2 से क्या, बल्कि एक काम कर लो, डायरेक्ट ही कर लो डिवाइड, 0 पॉइंट बना दिया हमने 700, 700 को डिवाइड करना 154 से, मतलब 15 अच्छी का 90, 15 सत्ते 100, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 4 बार डिवाइड हो जाएगा हमारा, 15 चौका 60, 4 चौक 16, ये आ जाएगा 616, 700 में से अब हम 616 माइनस कर देंगे, 700 माइनस 616, तो ये रह जाएगा हमारा इसमें 84, 84 रह जाएगा। 84 के आगे फिर हम जीरो लिख देंगे, 840 हो जाएगा, 15 छिका 90, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 750, और 4 पंजे 20, 770 आ जाएगा 5 बार डिवाइड करके। तो माइनस करेंगे फिर से 840 में से 770 को, तो ये हमारा रह जाएगा 0, 14 में से 7 गए तो 7, तो 70 रह जाएगा हमारा इसमें, और 70 फिर से इसका आगे जीरो लिख देंगे तो 700 हो जाएगा, और अब हमारा ये डिवाइड हो जाएगा इसमें 15 चौका 60, 616 आ जाएगा, फिर इसमें 4 चौक 16, 4 बार डिवाइड हो, पॉइंट के बाद 3 अंकों तक हम इसकी यहाँ कैलकुलेशन कर देंगे, क्योंकि पहले भी हमने 3 अंकों तक मोलों की संख्या निकाल ली, तो बाद में भी 3 अंकों तक मोलों की संख्या निकालेंगे। तो अब विलियन के कुल मोलों की संख्या निकाल देंगे यहाँ पर, विलियन के कुल मोल, विलियन के कुल मोल,
विलियन के कुल मोलों की संख्या हो जाएगी, दोनों के मोलों की संख्या जोड़ देंगे N1 प्लस N2। N1 पहले घटक के मोलों की संख्या 0.384 0.384 प्लस दूसरे घटक के मोलों की संख्या होगी 0.454। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 4 और 4 कितना हो गया 8, 5 8 13 का 3 का हासिल 1 हो गया, 4 3 7 और 1 8 हो गया, तो 0.838 आ गया। अच्छा, ये तो आ गई हमारी मोलों की संख्या, विलियन के कुल मोलों की संख्या आ गई और दोनों घटकों के मोलों की संख्या आ गई। अब उसने क्वेश्चन में कहा था बेंजीन का मोल अंश, तो मोल अंश को हम प्रदर्शित करते हैं एक्स से, लेकिन ये घटक 1 है बेंजीन, तो इसके मोल अंश को प्रदर्शित कर देंगे x1 से। तो बेंजीन का मोल अंश x1 बराबर होगा बेंजीन के मोलों की संख्या N1 और बटे कुल मोलों की संख्या N1 प्लस N2। ये मोल अंश ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। बेंजीन के मोलों की संख्या है 0.384 और बटे में कुल मोलों की संख्या है 0.838। अब पॉइंट के बाद 3 अंक ऊपर है 3 अंक नीचे है, तो पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 838 से हमें 384 को डिवाइड करना है। जैसे हम 384 को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन लिख देता हूँ अभी, थोड़ा टाइम लगेगा। 384 डिवाइडेड बाई हो गया 838 838, यह आ जाएगा हमारा 0.458 0.458। यहाँ पर लिख देता है हम 0.458, अर्थात हम कहेंगे बेंजीन का जो मोल अंश है वो 0.458 है। अगर हम इसमें दूसरा जो घटक हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका भी मोल अंश ज्ञात करना हो तो इसे एक में से माइनस कर देंगे, दूसरे घटक का भी मोल अंश आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे दो क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोलरता से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 3, और बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 ग्राम NaOH को, सॉरी फॉर्मूले में यहाँ NaOH में, फॉर्मूले में यहाँ आना था NaOH, मतलब ए स्मॉल होना था इसमें सोडियम। 5 ग्राम NaOH को 400 मिली जल में मिलाया गया, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जिसको मिलाया जाता है उसे विलय कहते हैं, और यहाँ पर जो विलय का द्रव्यमान होता है इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो NaOH हो गया, NaOH का जो द्रव्यमान हो गया स्मॉल w, ये 5 ग्राम हो गया। इसे 450 मिली जल में मिला दिया, और 450 मिली जल में मिलाने के बाद भी जो विलयन का आयतन रहेगा वो 450 मिली ही रहेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे आयतन V बराबर हो गया हमारा 450 मिली, यानी ml लिख देंगे यहाँ पर इसमें। अब हमें मोलरता ज्ञात करनी है, तो मोलरता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना होगा NaOH का। तो यहाँ लिख देंगे NaOH का मोलर द्रव्यमान। पहले हमें ये ज्ञात करना होगा मोलर द्रव्यमान बराबर होगा NaOH का जो मोलर द्रव्यमान बराबर होगा Na का परमाणु द्रव्यमान, ये होता है हमारा 23, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान ये होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1। इन सबको जोड़ देंगे 23 और 16 39, और 1 हो जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल। ये हमारा NaOH का मोलर द्रव्यमान आ गया। अब हमें ज्ञात करनी है मोलरता, तो मोलरता का अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। मोलरता का फॉर्मूला होता है हमारा इसमें कैपिटल M बराबर विलय का द्रव्यमान स्मॉल w और बटे विलय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान को यहाँ पर M डैश से प्रदर्शित करते हैं विलय के, गुना विलयन का आयतन, और ये विलयन का आयतन अगर ml में है तब हमें इस सारे में मल्टीप्लाई करनी है 1000 की, 1000 की। स्मॉल w विलय का द्रव्यमान ये दिया हुआ है 5 ग्राम, और बटे में विलय का वो विलय का मोलर द्रव्यमान ये दे दिया है 40, और गुना में आ गया है 1000, और अपोन में रह गया विलयन का आयतन, विलयन का आयतन है हमारा 450। देखिए सबसे पहले जो हमारा यहाँ डिवाइड हो रहा है, 2 जीरो कैंसिल आउट हो रही है, तो ये 2 जीरो हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब 5 से हमारा 45, 5 से 45 9 बार कट रहा है, 5 नम 45 9 बार कट गया,
ये बन गया हमारा। अच्छा 10 और 4 ये दोनों ही हमारे 2 से कट रहे हैं। 2 पंजे 10, 5 बार ये कट जाएगा और 2 दूनी 4, 2 बार ये कट जाएगा। तो ऊपर तो रह गया हमारा 5 और नीचे रह जाएगा 2 9 18। अब 18 से इस 5 को डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा और ये बन गया 50। 18 या 54 ज्यादा होगा, 18 दूनी 36, फिर रह जाएगा 14 और फिर 18 सत्ते हो जाएगा हमारा 126। फिर से 140 में से 26 माइनस करेंगे, फिर से 14, 18 सत्ते 126, 0.277। और इसके आगे लिख देंगे हम कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब हो गया मोलरता। अर्थात हम ये कहेंगे कि 1 लीटर विलियन में NaOH के 0.277 मोल घोले गए हैं। तो चलिए इस तरह से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपकी समझ में क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को हम बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मोललता से संबंधित, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हो। तो पढ़ते हैं इसको और समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड को, एथेनोइक एसिड जो दे दिया ना, इसका फॉर्मूला होता है, आपको मैं बता दूं, CH3COOH। इसको हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। अब इसका 2.5 ग्राम है एथेनोइक एसिड को और 75 ग्राम बेंजीन में विलय किया गया, मतलब 75 ग्राम बेंजीन में इसको घोल दिया गया। हमें ज्ञात करनी है विलयन की मोललता। इसने कहा है ना विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर इसमें एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला हो गया यहाँ CH3COOH। ये एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला हो गया। इसका द्रव्यमान हो गया स्मॉल डब्लू। जिसको घोला जाता है ना उसे विलय कहते हैं और विलय के द्रव्यमान को स्मॉल डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो द्रव्यमान ले लिया यहाँ पर 2.5 ग्राम ले लिया। इसको घोला है बेंजीन में और वो भी कितने ग्राम बेंजीन में, 75 ग्राम बेंजीन में। अर्थात ये हो जाएगा हमारा विलायक। बेंजीन हो जाएगा विलायक और विलायक का द्रव्यमान को प्रदर्शित करेंगे हम बड़े डब्लू से। बड़े डब्लू का मान हो जाएगा यहाँ 75 ग्राम। 75 ग्राम बेंजीन हो गया। अब यहाँ पर हमें मोललता ज्ञात करनी है। मोललता ज्ञात करने के लिए भी विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। विलय में है CH3COOH, इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखते हैं CH3COOH का मोलर द्रव्यमान। इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, कार्बन के 2 परमाणु है, एक ही तो 2 गुना कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 प्लस हाइड्रोजन के 3 और 1 4 परमाणु है, तो यहाँ लिख देंगे 4 गुना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 प्लस ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 1 ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 16। ये हो गया 12 दूनी 24 और 4 हो गया 28, 16 दूनी 32 और 28 इन सबको जोड़ करके आ जाएगा 60 ग्राम प्रति मोल या मोल इनवर्स। ये आ गया हमारा मोलर द्रव्यमान। यहाँ मोलर द्रव्यमान को कैपिटल एम से प्रदर्शित कर देंगे। हमें ज्ञात करनी है मोललता, तो यहाँ पर मोललता का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लगा देंगे मोललता का फॉर्मूला। मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान और बटे में विलय का मोलर द्रव्यमान गुना विलायक का द्रव्यमान। जब ये ग्राम में होता है ना विलायक का द्रव्यमान, तो इस सारे की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 में। तो यहाँ पर रखेंगे स्मॉल डब्लू विलय का द्रव्यमान हमारा है 2.5 ग्राम, यहाँ 2.5 ग्राम लिख लिया अपॉन में मोलर द्रव्यमान ये आ गया हमारा 60 गुना विलायक का द्रव्यमान कैपिटल डब्लू ये है हमारा 75 ग्राम और इस सारे की जो गुना है ना वो है 1000 में। एक जीरो से हमारी एक जीरो कैंसिल आउट हो गई और जो दूसरी जीरो बची है हमारी यहाँ पर, दूसरी जीरो से हम डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड खिसका देंगे और यहाँ से एक जीरो खत्म कर देंगे। तो इस तरह से रह जाएगा हमारा 25। 25 से 75 3 बार कट जाएगा, 25 से 75, तो ऊपर बन गया बेटे हमारा 10 और अपोन में रह जाएगा 6। 10 और 6 ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे 2 से, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 3 बार ये डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर तो बन गया हमारा 5 और नीचे रह गया 3 तिया 9। अब 9 से इस 5 को हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पर 0 पॉइंट इसे बना दे 50, 9 पंजे 45 हो जाएगा, फिर 5 रह जाएंगे, फिर 50 हो जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा, फिर से 5 रह जाएंगे 50, 9 पंजे 45,
0.555 इसी तरह से रिपीटेशन चलती रहेगी। इसके आगे स्मॉल एम लिख देंगे। स्मॉल एम बताएगा मोललता को। अगर इसके आगे लिखते हम कैपिटल एम यानी मोलरता अगर वो पूछता तब हम इसके आगे लिखते कैपिटल एम, लेकिन अगर मोललता पूछता है तो स्मॉल एम लिख देंगे। अर्थात हम ये कहेंगे कि 1 किलोग्राम विलायक में 0.555 मोल घोले गए हैं एथेनोइक एसिड के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और ये जितने भी क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें से हर साल जो होता है एनसीईआरटी में से ज्यादातर पिछले 3-4 साल से मैं देख पा रहा हूँ इसमें कि यूपी बोर्ड जो हो गया, मेजर जो क्वेश्चन हो गया यूपी बोर्ड या फिर अदर जो बोर्ड भी हो गया, जो हिंदी मीडियम के बोर्ड हो गए, वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछ रहा है इसमें। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन है इसमें 20% W/W जलीय के आई का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति मिली है। तो के आई विलयन की मोललता, बी पार्ट मोलरता और मोल अंश की गणना कीजिए। मतलब उसने इस एक ही क्वेश्चन में तीनों सांद्रता पूछ लिया, मोललता भी पूछ लिया, मोलरता भी पूछ लिया और मोल अंश भी उसने पूछ लिया है। तो शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं भाई। अब इसने कहा ना 20% W/W, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम के आई है। 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम के आई है। तो यहाँ पर के आई को ले लेंगे। के आई का जो द्रव्यमान होगा इसे स्मॉल डब्ल्यू मान लेंगे, W1 मान सकते हैं हम इसको। W1 हो जाएगा हमारा इसमें कितना, 20 ग्राम। बाकी जो इसमें जो दूसरा घटक हो जाएगा, उसने कहा ना जलीय विलयन। विलयन कैसा है, जलीय है। जलीय का मतलब यानी जल में बने हुए विलयन जलीय विलयन कहलाते हैं। तो इसमें जो दूसरा घटक है हमारा वो जल H2O है। और जो जल H2O दूसरा घटक होगा, इसके द्रव्यमान को W2 से प्रदर्शित कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा इसमें 80 ग्राम। अर्थात हम ये कहेंगे कि 20 ग्राम के आई को 80 ग्राम जल में घोला गया है। तो अब हमें क्या ज्ञात करनी है, मोललता ज्ञात करनी है। मोललता ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान। यहाँ पर जो विलय है जो जो कम मात्रा में है, कम मात्रा में 20 ग्राम है के आई, ये विलय हो जाएगा और इसका मोलर द्रव्यमान हम ज्ञात कर लेंगे। तो के आई का मोलर द्रव्यमान, के आई का मोलर द्रव्यमान, के आई का जो मोलर द्रव्यमान होगा इसे एम डैश से प्रदर्शित कर देते हैं। बराबर होगा इसमें पोटेशियम के का परमाणु द्रव्यमान, के का परमाणु द्रव्यमान होता है 39 प्लस आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान, ये परमाणु द्रव्यमान होता है 127। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 166, 166, 166 ग्राम प्रति मोल। ये हमारा के आई का मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करनी है मोललता। तो ए पार्ट में उसने मोललता पूछी है तो मोललता ज्ञात कर देंगे भाई। मोललता स्मॉल एम बराबर, मोललता का फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान, विलय, विलय का द्रव्यमान होता है स्मॉल डब्ल्यू और बटे विलय का मोलर द्रव्यमान एम गुना विलायक का द्रव्यमान कैपिटल डब्ल्यू और गुना में आता है 1000। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, विलय के द्रव्यमान को हमने स्मॉल डब्ल्यू से W1 से प्रदर्शित किया तो W1 लिख देंगे। मोलर द्रव्यमान को एम डैश से प्रदर्शित किया तो एम डैश लिख देंगे। और जो विलायक का द्रव्यमान हो गया कैपिटल डब्ल्यू की जगह हमने से प्रदर्शित किया W2 से, तो यहाँ पर लिख देंगे हम इसे W2 विलायक का द्रव्यमान। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे सबकी। W1 विलय का द्रव्यमान हो गया 20 ग्राम और बटे में एम डैश यानी विलय का मोलर द्रव्यमान ये आ गया हमारा 166 ग्राम गुना विलायक का द्रव्यमान हो गया हमारा 80 और गुना में 1000। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। 20 से हमारा 80 कट जाएगा 4 बार, 20 चौका 80 और 4 से हमारा 1000 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी यहाँ 250 बार कट जाएगा। तो ये हमारा रह जाएगा 250 और बटे में 166, 250 अपोन में 166। अब 166 से 250 को भाग करेंगे, पहले तो एक बार कट जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइड करके मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। 250 माइनस 166, 166 ही काम 166, एक बार हमने डिवाइड कर दिया
तो ये रह जाएगा हमारा 10 में से 6 गया 4, और इधर रह गया 4, तो इधर 14 में से 6 गए तो 8, 84 हो जाएगा। अब पॉइंट लगा करके हम 84 के आगे लिख देंगे 0, 840, 16 पंजे 80 और 6 पंजे 30, तो ये आ जाएगा 830, 5 बार डिवाइड होकर गया, तो यहाँ आ गया 5। जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 10, 10 के आगे लिख देंगे हम 0, बन गया 100, 100 अभी नहीं कटता तो 0 लगा करके फिर से एक और 0 लिख देंगे। 16 6 का 96 और 6 6 36, ये 996 आ जाएगा 6 बार डिवाइड होकर के 996। बस पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक बहुत है, जैसे कि हमने यहाँ निकाल दिया 1.506, तो यहाँ इसकी जो कैलकुलेशन करके आई है हमारी वो आ गई है 1.506, और इसके आगे लिख देंगे स्मॉल m। ये हो गई हमारी मोलरता। अच्छा, बी पार्ट में उसने पूछा है मोलरता क्या होगी। देखिए मोलरता के लिए थोड़ा सा चेंज होता है मोलरता और मोलरता के फॉर्मूले में। मोलरता में यहाँ पर आता है विलायक का द्रव्यमान, और मोलरता के क्वेश्चंस में जब मोलरता में ज्ञात करनी होती है यहाँ आता है विलयन का आयतन। तो अब यहाँ पर विलयन का आयतन चाहिए हमें, तो विलयन का आयतन नहीं दे रखा है बल्कि उसने दिया है यहाँ पर घनत्व। तो घनत्व की सहायता से हम क्या ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर विलयन का आयतन। तो घनत्व जो उसने दिया है ये किसके बराबर दिया है, घनत्व बराबर, बी पार्ट सोल्व कर रहे हैं हम, घनत्व बराबर दे दिया इसने 1.202। घनत्व का फॉर्मूला होता है हमारा इसमें द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस घनत्व के फॉर्मूले की जगह लिख देंगे द्रव्यमान बटे आयतन, ये घनत्व का फॉर्मूला लिख दिया, बराबर हो गया 1.202। अच्छा, ये जो द्रव्यमान होगा विलयन का द्रव्यमान होगा, क्योंकि हमें जो आयतन चाहिए ना विलयन का आयतन चाहिए। विलयन का द्रव्यमान टोटल कितना है 100 ग्राम, और अपॉन में विलयन का आयतन को 20 से प्रदर्शित कर देंगे, बराबर हो जाएगा 1.202। ये विलयन का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो विलयन का आयतन इधर जाएगा और 1.202 इधर आ जाएगा, तो विलयन का आयतन V बराबर हो जाएगा 100 बटे 1.202 ml। ये आ गया हमारा विलयन का आयतन। अब हमें ज्ञात करनी है मोलरता, तो मोलरता ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करेंगे इसमें मोलरता का फॉर्मूला लगा देंगे। तो मोलरता का फॉर्मूला होता है वही हमारा इसमें मोलरता कैपिटल M बराबर विलय का द्रव्यमान, ये W1 मान लिया हमने, और बटे में मोलर द्रव्यमान इसे M डैश मान रखा है, गुना विलयन का आयतन। जब ये ml में होता है तब हमें इस सारे की गुना करनी होती है 1000 में। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा मोलरता का। आगे हम इसकी कैलकुलेशन कर देंगे, तो m बराबर यानी मोलरता m बराबर विलय का द्रव्यमान हमारा कितना है वही 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम रख देंगे, और बटे में मोलर द्रव्यमान कितना है वही 166 है, 166 रख देंगे, और गुना में विलयन का आयतन जो है ना हमारा 100 बटे 1.202 है, तो यहाँ विलयन के आयतन की जगह रख देंगे यहाँ 100 बटे 1.202, और इस सारे की गुना हो रही है 1000 में। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे। ये दो जीरो से हम दो जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, एक तो ये वाले जीरो और एक ये वाले जीरो, ऊपर रह गया हमारा 100 गुना 2। अच्छा, जो सबसे नीचे आया ना 1.202 ये हमारा चला जाएगा सबसे ऊपर, तो मोलरता कैपिटल M बराबर आ जाएगी 2 गुना 1.202, और इस सारे का पौन में हो जाएगा 166। अच्छा, 2 से 1.202, 2 से एक काम करते 166 को डिवाइड कर देता है, थोड़ी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। अच्छा, एक और बात रह रही है इसमें, 100 और रह रहा ऊपर गुना में, तो ऊपर 100 और लिख देंगे आप। 2 से भाग करेंगे, 2 अठे 16, 2 तिया 6, तो 83 बार कट जाए। जब हम इसमें 100 की गुना करेंगे 1.202 में, तो ये जो दशमलव पॉइंट हो गया 2 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 120.2, और अपॉन में आ जाएगा 83। अब 83 से इस 120.2 को भाग कर देंगे, 83 का 83 एक बार डिवाइड हो गया। अब 120.2 में से माइनस कर देंगे 83, तो 20.2 और 17 37.2 रह जाएगा, 37.2 यहाँ लिख देते हैं 37.2, पॉइंट को इधर खिसका दिया तो 372 हो गया। 83 से भाग करेंगे 372 को, पॉइंट लगा दिया हमने यहाँ पर, 8 पंजे 40 ज्यादा हो जाएगा, 5 बार तो 8 चौक 32, 320 और
तीन चौक 12, 342, 4 बार कट जाएगा, 342 आ जाएगा। 372 में से जब हम 342 माइनस करेंगे तो ये हमारा रह जाएगा 30, तो 300 हो जाएगा। 300 डिवाइड हो जाएगा लगभग 3 बार, क्योंकि 4 बार 8 चौक 32 ज्यादा हो जाएगा हमारा, तो 3 बार डिवाइड हो जाएगा। तो 1.43 के आसपास हमारी इसकी मोलरता आ जाएगी। इसके आगे लिख देंगे कैपिटल एम। तो इस तरह से हमने मोलरता ज्ञात कर ली। अब उसने सी पार्ट में इसने कहा कि मोल अंश की गणना कीजिए। देखिए मोल अंश का क्वेश्चन इससे पहले हम कर चुके हैं, और ये आपके लिए एक टास्क है जो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। यहाँ पर आपको मोल अंश ज्ञात करके बताना है कि पोटेशियम आयोडाइड का मोल अंश कितना आता है यहाँ पर इसमें। और जो भी आपका आंसर आता है उसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, कमेंट करें कि क्या इसका आंसर आया है, मोल अंश कितना आता है पोटेशियम आयोडाइड का। तो ये वीडियो लेक्चर हमारा आज यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो और तो आप हमारे चैनल को आगे भी बढ़ाइए, शेयर कीजिए। थैंक यू।